सीमा ने अपने रूम का दरवाजा खोला तो सामने दिव्या जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसे ऐसे बेहोश देखकर वो भागकर उसके पास आई। उसने उसे उठाने की कोशिश करी पर उसे होश नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से अपने आसपास के रूम की सभी लड़कियों को बुलाया। सब दिव्या को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे पर वो बिल्कुल बेसुध पड़ी थी, जैसे उसमें जान ही नहीं है। सब डर गए। उन्होंने वार्डन को बुलाया। वार्डन जैसे ही आई उसने लड़कियों की मदद से दिव्या को उठाया और वो सब उसे अस्पताल लेकर गए, जहां पता चलता है कि बीपी लो होने की वजह से और वीकनेस की वजह से वो बेहोश हो गई है। पिछले कुछ दिनों से उसके साथ ऐसा ही हो रहा था, जहां उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। उसे खड़े खड़े चक्कर आ जाते थे। क्लास में भी उसका बीपी लो हो जाता था और वो बहुत गुस्से में रहने लगी थी। वो हद से ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी, जिससे उसका बॉयफ्रेंड राजन भी परेशान हो गया था, क्योंकि वो अब उससे छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगी थी। ये बदलाव उसमें एकदम से नहीं आया था। पिछले 4-5 महीने से ये सब बदलाव वो देख रहा था। दिव्या, जो कि हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी, अब बड़ी मुश्किल से पास हो पाती थी। उसका राजन के साथ भी रिलेशनशिप वीक होता जा रहा था, क्योंकि ज्यादातर समय वो बस उससे लड़ती रहती थी। उससे बातें कम और लड़ाइयां ज्यादा होती थी। दिव्या के परिवार वाले भी उसके लिए चिंतित रहने लगे। उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। आए दिन बुखार, बीपी लो और वीकनेस से वो जूझती रहती। हालांकि डॉक्टर ने कह दिया था कि दिव्या अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उसे डिस्चार्ज कर दिया था। उसे कुछ दवाइयां दी थी जिसे वो रोजाना खा रही थी, जिससे हल्का सा उसमें सुधार भी आया था। ऐसे ही एक रात की बात है। वो अपने रूम में आराम से सो रही थी। उसके बेड के दाएं तरफ सीमा का बेड लगा हुआ था और उसके बाईं तरफ एक खिड़की थी जो कि खुली हुई थी और उसमें से हवाएं अंदर आ रही थी। दिव्या आराम से लेटी हुई थी कि तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी। वो उठी और उसने यहां वहां देखा। ये पायल की आवाज कॉरिडोर से आ रही थी। पायल की आवाज ठीक उसके कमरे के सामने आकर रुकी। कोई दरवाजा खटखटाने लगा। दिव्या डर गई और वो सीमा को उठाने लगी, पर सीमा गहरी नींद में सो रही थी। दिव्या को अब हद से ज्यादा डर लग रहा था। वो आवाजें धीरे धीरे और ज्यादा तेज होने लगी। कुछ देर तक ऐसे ही चला कि एकदम से वो आवाजें रुक गई और एक चुप्पी छा गई। इस चुप्पी से दिव्या को और भी ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि ये चुप्पी हद से ज्यादा गहरी थी। घड़ी भी एकदम से थम सी गई थी और दिव्या ये सोच रही थी कि वो जो भी आवाजें थी वो अचानक से कहां चली गई। तभी खिड़की से एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। उसने खिड़की की ओर देखा। खिड़की से लगकर एक नीम का पेड़ था, जिसकी एक टहनी पर कुछ बैठा हुआ था। दिव्या ने गौर से देखा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उस नीम की एक टहनी पर सफेद रंग के लिबास पहने एक औरत बैठी हुई थी, जो एकटक दिव्या को घूर रही थी। इसे देखकर दिव्या की रूह सहम गई। वो जोर से चीखी। ये चीख सुनकर सीमा भी उठ गई और उसके पास आई। दिव्या बस उस खिड़की की ओर इशारा कर रही थी। सीमा ने खिड़की से बाहर की ओर देखा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। कुछ दिन तक ऐसे ही चला। आए दिन उसे वो औरत दिखने लगी। दिव्या अब ये सब सह नहीं पा रही थी। उसने अपने गांव की ट्रेन करी और सीधा अपने गांव निरौली के लिए निकल गई। वहां पहुंचते ही उसने अपनी मम्मी को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी।
जिससे सब चिंतित हो गए। उसने अपने मम्मी पापा को ये सारी बातें बताई। उसके साथ जो जो हो रहा था उसने सब कुछ बताया, जिससे उसके पापा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बिटिया, ये सब कुछ नहीं होता, ये बस तेरा वहम है। तू घबरा मत, अब तो यहां गांव में आ गई है ना, देख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह सुनकर दिव्या का मन कुछ शांत हुआ। रात हुई, वो सब आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। दिव्या ने अपनी मम्मी से पानी मांगा, जिस पर उसकी मम्मी ने पानी के जग से पानी गिलास में डाला और दिव्या को दिया। दिव्या वो पानी पीने ही वाली थी कि एकदम से कहीं से चूहा आ गया और दिव्या के ऊपर चढ़ गया, जिससे दिव्या चीख कर उठी और पानी का गिलास नीचे गिर गया। जैसे ही पानी का गिलास नीचे गिरा, सबने देखा कि उस पानी के गिलास में से सिर्फ पानी नहीं बल्कि कुछ छोटी छोटी कीलें भी बाहर आ रही थी, जिससे सब हैरान हो गए। दिव्या की मम्मी ने कहा, जब उन्होंने पानी गिलास में डाला था तब गिलास में कुछ भी नहीं था, तो ये कीलें अचानक से कहां से आ गई। ये सब देखने के बाद वो समझ चुके थे कि दिव्या के ऊपर कोई ना कोई ऊपरी बाधा है। अगले ही दिन उसके मम्मी पापा उसे एक मदरसे में लेकर गए, जो उनके गांव से थोड़ी दूर में था। वहां पर एक मौलाना रहते थे, जो ऐसे ही जादू टोने को तोड़ने के लिए नामचीन थे। दिव्या को देखते ही वो मौलाना समझ गए। उन्होंने अपनी कुछ आयतें पढ़ी और दिव्या से पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन बीते कुछ समय में क्या किसी ने तुम्हारा कोई कपड़ा, बाल या कोई ऐसी चीज ली है जो तुम्हारे बहुत करीब हो या हमेशा साथ रहता हो? थोड़ी देर सोचने के बाद दिव्या बोली, हाँ, मेरे पास एक टेडी बियर था जो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा था। उसे मैं हमेशा अपने पास रखती थी, पर सीमा को भी वो काफी पसंद आ गया था, तो उसने मुझसे मांगा, मैंने उसे दे दिया, पर इसके 2 दिन बाद ही उसने उसे कहीं गुमा दिया। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मौलाना अब सब कुछ समझ गए थे। वो बोले, दिव्या एक होनहार लड़की है और इसे सब ईर्ष्या करते हैं, और इसी ईर्ष्या के चलते उस लड़की ने दिव्या से इसकी खास चीज ली जो इसके बिल्कुल पास रहती है, जिसमें दिव्या की महक है और इसकी एक झलक है। ऐसी चीजों से ही हम काला जादू कर सकते हैं। पहले उसने इसे बीमार करके रखा ताकि ये पढ़ाई पर ध्यान न दे सके। बीच में इन चीजों को तेज किया और आखिरी में उसने इस पर मारण विद्या कर दी ताकि दिव्या की मौत हो जाए। पर आखिर उसने ये सब क्यों किया? बस एक ईर्ष्या के लिए? जिस पर दिव्या अब गहरी सोच में डूब गई। अब उसे एक एक बात समझ आ रही थी कि सीमा सच में दिव्या से जलती थी, क्योंकि दिव्या हमेशा फर्स्ट आती थी और सीमा सेकंड, और जिस लड़के से सीमा प्यार करती थी वो दिव्या का बॉयफ्रेंड बन चुका था। शायद इसलिए उसने ये सब किया। पहले उसने दिव्या की बस तबीयत खराब करवाई ताकि वो पढ़ ना सके और सीमा फर्स्ट आ जाए, और फिर राजन और उसके बीच में लड़ाइयां करवाई ताकि राजन दिव्या को छोड़ दे। पर इतना कुछ करने के बाद भी जब राजन ने दिव्या को नहीं छोड़ा तो सीमा ने ठान लिया कि वो दिव्या को अब मरवा देगी, और उसने इसके लिए ये सब किया। ये सोचकर ही दिव्या डर गई कि कोई इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन कैसे रख सकता है कि वो सीधा उसकी मौत चाहने लगे। उन मौलाना ने दिव्या को एक ताबीज दिया और कहा कि अब कुछ भी नहीं होगा, दिव्या अब बिल्कुल ठीक है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। थोड़े ही दिनों में दिव्या की तबीयत में सुधार दिखने लगी और वो बिल्कुल ठीक हो गई। पर जैसे ही वो हॉस्टल पहुंची उसने अपना रूम चेंज करवा लिया, क्योंकि अब वो सीमा के साथ रहना नहीं चाहती थी। हालांकि मौलाना ने उसे कहा था कि अगर वो चाहे तो वो उसे पलट सकते हैं, पर दिव्या ने उसे पलटाया नहीं, क्योंकि वो किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहती थी। पर उसके बाद फिर वो कभी भी सीमा से नहीं मिली।